स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीआरटीओ के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी 2024 वाले सेशन में एग्जाम देने वाले हैं या इससे आगे आने वाले सेशन में एग्जाम्स देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर पाएँ। तो ये सारे पॉइंट्स को आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ा और उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आए हुए हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी ने एनईपी को नहीं लागू किया था, जिसकी वजह से जो पैटर्न था आपके एग्जाम्स का या फिर क्वेश्चन पेपर्स का वो जस्ट सेम रहता था, उसमें कोई मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते थे। लेकिन आप सभी को पता होगा एनईपी 2020 जो आई है उसकी वजह से आपके एग्जाम के पैटर्न में या फिर सिलेबस में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। वो सारे चेंजेस मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से आपको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा स्कोर कर पाए, या फिर जो स्टूडेंट्स ज़्यादा कम पढ़ के पास होना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और चैनल पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, जो आपके लिए यूजफुल होगा वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जो थी मैंने अब से बहुत टाइम पहले आप सभी के लिए बनाई थी, क्योंकि वही सफिशिएंट थी, तब तक कोई चेंज आपके लिए नहीं किया गया था। तो जो भी मेजर अपडेट्स आपके लिए आती हैं यूपीआरटीओ से रिलेटेड वो मैं आपको ज़रूर आपको चैनल के थ्रू देती रहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बात करूँगी आपकी यूपीआरटीओ के एग्जाम्स की। तो देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार थोड़ा सा बता दूँ कि जब भी आप किसी भी कोर्स में, इवन आप सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा, डिग्री या पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं यूपीआरटीओ के थ्रू, तो आपको कुछ मेजर स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला आपका रहेगा असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने कोई नई वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। हालांकि कुछ चीज़ आपके डाउट्स हैं वो उनको मैं किसी और वीडियो में क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करने होते हैं अपने असाइनमेंट्स। असाइनमेंट सबमिशन के बाद आपको अपने एग्जाम फॉर्म भरने होते हैं। न्यू एनईपी 2020 के थ्रू जो आपके नया चेंज आया है उसमें ये चीज़ भी लागू करी गई है। पहले यूपीआरटीओ आपके अलग से एग्जाम फॉर्म्स फिल नहीं कराती थी, लेकिन अब आपको एग्जाम फॉर्म भी फिल करना होता है। सबसे पहले आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे बनने के बाद, देन ही आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का डाउट रहता है क्या वो सबमिट भी करना है। तो देखिए, जब फर्स्ट टाइम आपकी जो पिछला ईयर था इसमें जो एग्जाम फॉर्म फिल करे गए थे, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स ने जब आपके असाइनमेंट सबमिट करे उस टाइम पे आपके एग्जाम फॉर्म को सबमिट कराया था, लेकिन वो एक बार सबमिट हो चुका है। आई डोंट थिंक सो कि आगे भी वो सबमिट कराया जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम फॉर्म अपने पास नहीं रखना है, बिल्कुल रखना है। और अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट अपने पास सेव जरूर रखिएगा, आगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जब आप एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो उसके अंदर जो फीस डिडक्शन है वो नहीं होने वाला। एग्जाम फॉर्म की जो फीस होती है आपसे एडमिशन के टाइम पे ही ले ली जाती है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाने वाली है। और एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर शेयर करी हुई है, मैं टैग कर दूंगी, अगर आप चाहें तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये बात थी आपके कोर्स में एडमिशन लेने के बाद की। उसके बाद असाइनमेंट सबमिट हो गया, आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, अब बारी है आपके एग्जाम्स की। इस वाले सेशन की बात करूँ तो जो आपके जून 2024 के एग्जाम्स हैं वो आपके जून के लास्ट में या फिर सेकेंड वीक कह लीजिए यूपीआरटीओ में रखे हुए हैं। तो क्या उसी टाइम पर आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ गाइस, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एनईपी क्या कहती है आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो यूपीआरटीओ पर भी अपना एक प्रेशर है इस चीज़ को कंप्लीट करने का। पहले थोड़ा डिले हो जाता था, थोड़ा क्या काफ़ी डिले होता था और जुलाई अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होते थे, लेकिन इस बार पूरी मोस्ट चांसेस हैं कि जून के एंड तक जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, और कैसे करनी है ये भी मैं इस वीडियो में आपसे अब आगे बताने वाली हूँ। तो आपके एग्जाम फॉर्म सबमिट हो गए, अब आती है बारी आपके एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स के लिए गाइज आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है मेरी बुक्स नहीं अभी तक आई है मैम, या फिर लेट आई हैं और इतनी मोटी बुक्स हैं, तो उनको मुझे प्रिपेयर कैसे करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला तरीका आपके पास ये है कि जो भी आपका एग्जाम है, और एक चीज़ और सॉरी मैं इसमें आपको बोल रही हूँ, पर मुझे जो कमेंट्स हैं आपके वो माइंड में क्लिक कर जाते हैं और मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर दूँ। तो एक डाउट और स्टूडेंट्स का रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि मेरे कितने एग्जाम्स होंगे या मेरे किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स बनेंगे या कौन कौन से एग्जाम मुझे देने हैं। तो देखिए, जब आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके, मान लीजिए कोई सेमेस्टर वाइज कोर्स है तो उसमें 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना है। तो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं और उसमें अपना सब्जेक्ट डालते हैं तो ऑलरेडी वो कोड्स आपके सामने आ जाते हैं 6 के 6। एक कोड ऐसा होता है जो आपको चॉइस में फिल करना होता है, या फिर कुछ कोर्सेज में 1 से 2 कोड होते हैं जो आपको खुद सेलेक्ट करने होते हैं। तो उसका भी आपको बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आपको प्रॉस्पेक्टस चेक करना
करना, या फिर अगर आप प्रोस्पेक्टस में नहीं चेक कर पा रहे तो अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो वो कोर्स आपको चूज़ करके फिल करने होते हैं। अगर आप उन्हें गलत फिल कर देते हैं तो आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल भी गलती से गलत फिल मत करिएगा एग्जाम फॉर्म को, आप बिल्कुल करेक्ट आपको फिल करने की कोशिश करिएगा। आगे मैं बात कर रही थी आपसे कि आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो गए, अब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स नहीं आती हैं, तो देखिए आपको पूरी तरह से बुक्स पर रिलाई नहीं रहना है। बुक्स आपके लिए एक आइडिया हो सकती है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरी बुक्स को रीड अगर करने बैठ गए तो वो आपका पूरा मतलब सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो आपको अगर कवर करना है उसको, तो उसके लिए आपके लिए मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि आप एक ऐसा प्लान बनाएं जो कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉप नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टॉप करने की आइडिया से यूपीआईटी में एडमिशन नहीं लेते हैं। उन्हें जैसे अपनी एक डिग्री चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उससे वो उससे पास होकर के अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप सभी का एम यही होता है। तो इस एम को कंप्लीट करने के लिए आपको वो सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि एनईपी के थ्रू पहले क्या होता था, मैंने आपको वीडियोज़ में भी शेयर करा था, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अभी तक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अब आपकी चेंज होकर के आ रही हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स में से या पेपर्स में से नहीं बनते हैं, जो कि मैंने इस बार के ट्रेंड में देखा है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी बुक है ना गाइस, उसमें मान लीजिए आपका सब्जेक्ट, आपका एग्जाम जो है वो रिसर्च मैथोडोलॉजी का है, तो आपकी एक रिसर्च मैथोडोलॉजी की जो बुक आएगी उसमें यूनिट्स होंगी, ऐसे चैप्टर वाइज नहीं होती डायरेक्ट। आपकी जो बुक होती है यूपीआईटी में, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बुक हो, उसको यूनिट्स में डिवाइड करा जाता है। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी की जो बुक्स होगी उसके अंदर आपके मान लीजिए उसने 4 यूनिट में उसको डिवाइड करा है। उन 4 यूनिट्स में से आपकी जो नेमिंग करी होगी, मतलब व्हाट इज रिसर्च, पहली जो आपकी यूनिट होगी वो रिसर्च के बारे में होगी, पूरा रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के, ये यूनिट फर्स्ट इसमें कवर हो जाएगी। सेकेंड यूनिट रहेगी, उसके बारे में और ब्रॉड इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए एरियाज रिलेटेड टू रिसर्च, इस तरह से आ जाएगी। थर्ड आपका आएगा रिसर्च एंड सर्वे, कि आपको कैसे सर्वेज कंडक्ट करने हैं, और फोर्थ लास्ट यूनिट समरी की रिकॉर्डिंग या फिर यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं रिसर्च के, इस तरह से आएगी। तो मेरा मेन मोटिव है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सिर्फ, आपके भी जो भी सब्जेक्ट होगा वो भी इसी तरह से पार्ट्स में यूनिट वाइज डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर, आप जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बताई है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, इसमें 3 से 4 चैप्टर हो सकते हैं आपके। तो उनको उनके अंदर जो देखिए आपकी जो यूनिट है, जैसे मैंने आपको कहा रिसर्च के बारे में फर्स्ट यूनिट है कि व्हाट इज रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ रिसर्च। तो गाइज आपको यही प्रिपेयर करना है। जो आपका बुक का नेम होता है, उसी यूनिट का नेम होता है, उसी के नीचे 4 टॉपिक्स दिए होते हैं। मैं रेफरेंस के लिए आपको बुक भी दिखा देती हूँ, आप रुकिए 1 मिनट। तो देखिए ये रेफरेंस के लिए मैंने आपकी बुक को ले लिया है यहाँ पर। एक बार मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं क्या आपसे बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये आपकी बुक है, तो इसमें यहाँ पर आपका कोड लिखा होता है। जैसे भी जो भी कोड है, इसी के जो साइड में आपको आपकी यूनिट्स के नेम, या आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, पर आपके यूनिट्स के नेम कुछ इस तरीके से रिटर्न होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसका फ्रंट पेज ओपन करेंगे तो देखिए जैसे ये मेरी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 इकाई दी हुई हैं, मतलब यूनिट्स दी हुई हैं। फर्स्ट ये आपको खंड कह लीजिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 4 यूनिट्स दी हुई हैं। तो मैं ये चीज़ कह रही थी कि जैसे फर्स्ट आपकी यहाँ पर मैं यूनिट देखूँ, इकाई फर्स्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है। इसमें लिखा है परिभाषा, उद्देश्य, कार्य एवं प्रकार। तो आपको क्या करना है, ये जो यूनिट में हेडिंग दी हुई है, आपको यही सिर्फ प्रिपेयर करना है। यानी कि जहाँ पर दिया है संदर्भ सेवा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, संदर्भ सेवा, और तो आपका एम सबसे पहले यही होना चाहिए कि आप संदर्भ सेवा की परिभाषा, क्वेश्चन बनेगा संदर्भ सेवा की परिभाषा बताइए व इसके कार्य एवं प्रकार बताइए। मोस्ट ऑफ द मैंने ये जो आपके पेपर्स रियलाइज़ करे डिफरेंट कोर्सेज के, उनमें मुझे यही चीज़ देखने के लिए मिली कि जो आपके यूनिट्स हैं उसके अंदर जो सब पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको सारी ही प्रिपेयर नहीं करनी है। इसमें जो हेडिंग्स दी हुई है, संदर्भ सेवा दिया है, तो इसकी परिभाषा, उद्देश्य, कार्य एवं प्रकार, तो ये तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ये है कंपल्सरी वाली चीज़ें जो आपको पढ़नी है। और इसके अंदर आपको कंटेंट बहुत सारा मिलेगा कि इसकी परिभाषाएं भी बहुत सारी होंगी, कार्य भी बहुत सारे होंगे, तो उसमें आपको सब नहीं प्रिपेयर करने हैं। आपको सिर्फ उसकी एक डेफिनेशन तो आपको सारी याद करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। एक ही डेफिनेशन, उसके कार्य आपके अगर पॉइंट वाइज ये हैं तो पॉइंट वाइज आप उसके कार्य को प्रिपेयर कर सकते हैं। और बुक का जो रेफरेंस मैं आपको दूंगी वो ये दूंगी कि इसको आपको कंप्लीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है पूरा। अगर आप बाय द वे आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की कोई भी 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लीजिए, या फिर बीच के कोई यूनिट छोड़ करके उसको सिर्फ रीड कर लीजिए, और लास्ट की 2 या फिर स्टार्टिंग की 1 यूनिट, इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चॉइस में बनते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मैं रेफर करूंगी कि आप पूरा मतलब यूनिट्स को गो थ्रू जरूर करके जाएं। अगर आपको सिर्फ पास होना है या फिर आपको सिर्फ टाइमिंग नहीं है तो आपके लिए इतना भी आप कर लेंगे, अगर कि आपकी शुरू की 2 यूनिट और लास्ट की 1 यूनिट में से थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया है
तो आप पासिंग मार्क्स बिल्कुल अच्छे से ला सकते हैं। तो ये था सबसे पहला काम जो स्टूडेंट्स बुक से कवर कर रहे हैं, उनको बुक से इस तरीके से पढ़ना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो गारंटी मेरी है, आप जो स्टूडेंट पुराने टाइम से चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से, उनको पता होगा कि जो भी मैं आपको रेफर करती हूँ बिल्कुल एक्यूरेट होता है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहता है। तो चलिए ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छा स्कोर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो स्टूडेंट्स कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए मैंने बता दिया, आपको 2 या 3 यूनिट्स के, अगर 5 यूनिट्स हैं उसमें से 3 यूनिट्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि चॉइस में क्वेश्चन आते हैं। 5 यूनिट है उसमें से 3 यूनिट्स जो होंगी वो उसके क्वेश्चन आने ही हैं, और बाकी जो 2 यूनिट्स बची हुई हैं उसमें चॉइस में वो डाल देते हैं। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से सारी हेडिंग्स को पढ़कर जाना है। यानी कि जो मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, जो सब पार्ट्स हैं उनके अंदर जो हेडिंग्स दी हुई हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन हेडिंग्स को जरूर अच्छे से करके जाना है। चलिए आगे बात करती हूँ, इतना आपने कर लिया। अब क्या असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कहा था कि असाइनमेंट में से क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो अब नहीं आएंगे यूपीआरटी में? तो देखिए गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस नहीं आने हैं, आते हैं, लेकिन उसका जो लेवल है, अब असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज होकर के आएगा। मतलब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने आपका पेपर लिया है रेफरेंस के लिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। पहले आपके 16 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, और अब मैं आपको उसको रीड करके एक बार बता देती हूँ। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल पहले ही दी हुई है, कॉपी कैसे फिल करनी है, छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, छोटी से छोटी मैं आपके साथ ज़रूर डिटेल शेयर कर देती हूँ, जो आपके एग्जाम में आपका टाइम सेव करते हैं। कॉपी कैसे फिल करनी है, जो इसी बार स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए भी मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी, और भी चीज़ें आपको बताऊँगी। लेकिन आपको जो एग्जाम कॉपी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। अब आपको रोल नंबर भी अलॉट होने लगा है यूपीआरटीओ के थ्रू, तो वो कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए वापस इसी पर आती हूँ। बात कर रही थी मैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न की, तो आप किसी भी कोर्स का पेपर ले लीजिए, उसमें आपको पैटर्न यही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो मार्किंग स्कीम है उसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। बात करी जाए, ये बिलीज का पेपर है, और उसमें देखेंगे तो मैक्सिमम 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट होते हैं। और अगर प्रैक्टिकल का पेपर है तो 70 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में फाइल वाला होता है, किसी में आपका प्रॉपर एग्जाम वाला होता है, इस तरह से आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके रीजनल सेंटर्स दे देंगे। तो आपको आगे मैं बोल रही थी, आप पेपर को देखिए एक बार, इस तरह से आपके कोड्स को आपको देख लेना है, और ध्यान से यही आपको कॉपी में फिल करने हैं जहाँ पर भी स्पेस दी होती है। और अब मैं इसमें बता देती हूँ, 70 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा सारे ही कोर्सेज में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में यही पैटर्न रहेगा। और यहाँ पर सेक्शन ए जो दिया गया है इस बार 4 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, विद चॉइस दिए गए हैं। डिटेल में मैं ऑलरेडी शेयर कर सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अब आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो 4 मार्क्स के सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए होंगे, उसके बाद आपके सेक्शन बी होगा जिसमें आपको 350-400 वर्ड लिमिट के साथ 10 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे। और फिर आपके लास्ट में ये 2 सेक्शंस इस पेपर में तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन बी एंड यस, ओनली 2 सेक्शंस होंगे। एक स्टार्टिंग का सेक्शन जो 4 मार्क्स का होने वाला है, और एक लास्ट सेक्शन जो 10 मार्क्स का होने वाला है। क्योंकि 16 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो पहला पैटर्न था यूपीआरटीओ का, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो 3 से 4 पेजेस फिल कर पाते थे, और उसके बाद भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के छूट जाते थे। तो ये प्रॉब्लम अब नया पैटर्न आने से आपकी चेंज हो चुकी है। 4 मार्क के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको जो वर्ड लिमिट है वो आप 2 पेजेस मतलब 1.5 पेज भी लिखते हैं, दैट्स विल बी इनफ। और 10 मार्क के क्वेश्चन में आप 3 to 4 पेजेस फिल कर सकते हैं। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न। और मैं कहूँगी आप सेक्शन बी पहले अटैम्प्ट करेगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा स्कोर कराता है। 4 मार्क के क्वेश्चन में मान लीजिए आपको एंड में टाइम नहीं बचता है, तो आप क्या करेंगे, उसको अगर टाइम के अकॉर्डिंग हाफ पेज का भी लिख देंगे तो एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स तो उसमें मिल जाएंगे। लेकिन 10 मार्क के क्वेश्चन आपको पास कराने में और अच्छा स्कोर कराने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये थे क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और शेयर कर लेती हूँ कि आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मिल जाए, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे आपको पता लगेंगी कि कौन सी चीज़ें पढ़ ही लेनी चाहिए। तो देखिए, असाइनमेंट्स और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हैं, क्योंकि जो सिलेबस है किसी भी कोर्स का सिलेबस को चेंज नहीं करा गया है, थोड़ी बहुत अपडेट्स करी गई हैं, और सिलेबस बिल्कुल वही का वही है। तो जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो क्वेश्चंस के जो लेवल है, ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, उसमें ज़्यादा चेंजेस भी नहीं देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर, जिस भी सब्जेक्ट के आपको एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट जो है कितने ईयर के करने हैं, आपको जिस ईयर का मिले, देखिए यूपीआरटी के पेपर इतने ईजिली मिलते भी नहीं है, मुझे जो अवेलेबल होते हैं मैं आपको चैनल में सारे प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने असाइनमेंट्स किसी और स्टूडेंट से बनवा लेते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो असाइनमेंट्स को आप खुद लिखिए, उससे आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको आइडिया लगता है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से
पूछे जा रहे हैं। असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो दिए गए होते हैं वो अभी आपके लिए अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब आपको ज़रूर कर लेना है। तो चलिए अब सारी वीडियो को समराइज़ करके एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैंने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। पहली चीज़, आपको अपनी बुक्स में से जो सब यूनिट्स दी हुई हैं उनकी हेडिंग्स को कवर करना है, उनकी हेडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड चीज़, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स को भी पढ़कर जाना है। और देखिए यूपीआरटी में अगर आप कॉपी फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आ गए, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है आप उस टॉपिक के रिलेटेड लिख कर आते हैं तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। और यूपीआरटीओ में बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आप, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये 9 ईयर्स का मेरा यूपीआरटीओ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर आप थोड़ा भी लिख करके आते हैं तो आप वहाँ पर फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन हैं या जो टॉपिक्स दिए गए हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको प्रिपेयर कर लेना है। और थर्ड, आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर करने हैं। इसके अलावा सिर्फ इस वाले ईयर के असाइनमेंट्स नहीं, अगर आपके पास टाइम है, आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स हैं, मतलब 2024 वाले आपने बनाए होंगे, 23 और 22 के और क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा चेंजेस तो देखिए देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको, लगभग सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं आपके हर असाइनमेंट पेपर में। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिखे ना, 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आपको पिछले जो असाइनमेंट्स होंगे पेपर्स वाले, उसमें चेंज देखने के लिए मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होंगे या कुछ बदल करके दिया होगा। उन टॉपिक्स को भी ना छोड़िए, उन टॉपिक्स को वहाँ से उठाएं और एक बार पढ़ लें। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये सिर्फ आपको पास नहीं, बहुत अच्छा स्कोर ज़रूर करा सकता है। और इन टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू आप अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। 1 मंथ का टाइम भी, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, 1 मंथ का टाइम आपके लिए बहुत होता है। अगर आप यूपीआरटी में पढ़ रहे हैं तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा एग्जाम देने के बाद या एग्जाम से पहले, कि मेरी वीडियो ने आपको कितना हेल्प करा आपके एग्जाम्स में और क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही। फिलहाल ये थी वीडियो, कोई और टॉपिक पर आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी एग्जाम के ऊपर, तो ये वीडियो मैंने बना दी। कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर कोई और आपको हेल्प चाहिए तो ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ किसी नई वीडियो में। बाय बाय।